हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप लोगों का कॉमर्स वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इससे पिछले वीडियो में हमने फंड बेसिस क्वेश्चन बनाए हैं, उसका थ्योरी भी हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है, जो आगे वहाँ से शुरू होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने हैं, इसीलिए उसके थ्योरी को जान लेना बहुत ज़रूरी है। आय व्यय खाता क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। तो देखिए, आय व्यय खाता जो है ना, सभी आय और सभी व्यय का एक तरह से सारांश है। यह लाभ हानि खाता की तरह बनाया जाता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट है। यह एक कौन अकाउंट है भाई? नॉमिनल अकाउंट है। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही बनाया जाता है। इसमें जितने आपके इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड में, और जितने एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है, एक अवास्तविक खाता है, जिसमें सभी आय और व्यय का सारांश होता है। इसमें जो डेबिट साइड होता है, यानी एक्सपेंडिचर साइड अगर अधिक होता है और इनकम पर, तो उसे हम डिफिसिट बोलते हैं, कमी बोलते हैं। और जब आपका इनकम साइड ओवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस, अधिक के हिंदी में बोलते हैं। यह उपार्जन के आधार पर बना है। उपार्जन का मतलब ये होता है कि जो मिलने वाला है वो भी लिखिए, जो मिल गया वो भी लिखिए, जो मिलेगा, अभी मिलने के चांसेस बन रहे हैं, सारे चीज़ को लिखिए। यानी कहने का मतलब है कि कैश और नॉन कैश दोनों आइटम लेकर ये चलता है। जैसे अभी आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पढ़ रहे थे, तो कैश बेसिस पर होता है, सिर्फ उसका बेसिस किस पर होता है? तो कैश बेसिस होता है। तो आय व्यय खाता एक आपको यहाँ से देखना होगा। देखिए, कह रहा है कि आय व्यय खाता एक लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश है। यह एक नाम मात्र खाता है और लाभ हानि खाते के समान होता है। इसे उपार्जन आधार पर बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। उपार्जन का मतलब होता है जो पेमेंट कर दिए वो भी लिखेंगे, जो पेमेंट करना बाकी है वो भी लिखेंगे, जो मिल गया है इनकम वो भी लिखेंगे, जो मिलना बाकी है वो भी लिखेंगे। आय पक्ष का व्यय पक्ष पर आधिक्य को अधिशेष तथा व्यय पक्ष का आय पक्ष पर आधिक्य को घाटा या कमी कहलाता है। आय व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है, जो एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है। यह वैसे ही काम करता है जैसे ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर जिन पर लाभ हानि खाता, जैसे लाभ हानि खाता बनाया जाता है उसी तरह इसको भी बनाया जाता है। अब बात आ गई कि आय व्यय खाता की मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य बातें क्या है। फर्स्ट, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। इसके लिए नाम मात्र खाता का नियम, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन लागू होते हैं। यानी जितने आपके इनकम जो भी हैं उसको, एक्सपेंसेज हैं उसको डेबिट में रख दीजिए, और इनकम है तो उसको क्रेडिट यानी इनकम साइड में रख दीजिए। यह प्राप्ति और भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं के समायोजन के आधार पर बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होना चाहिए और अन्य इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। इसके डेबिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत व्यय को दिखाया जाता है। यानी इसके एक्सपेंडिचर साइड में, इसके डेबिट पक्ष में सिर्फ आयगत मद को दिखाया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आयगत भी होता है और पूंजीगत भी होता है, लेकिन सिर्फ आयगत मद को दिखाया जाता है, इसमें पूंजीगत मद को नहीं दिखाया जाता है। इसमें सिर्फ आयगत मदों को दिखाया जाता है। देखिए, इसके क्रेडिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत आयों को दिखाया जाए। जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में दो तरह का आइटम होते हैं, आयगत और पूंजीगत। आयगत मतलब बार बार मिलने वाले, और पूंजीगत मतलब बार बार नहीं मिलने वाले। तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का फॉर्मेट अपने बुक में देखिएगा तो उसमें बांटा हुआ है कि किसको हम पूंजीगत कहते हैं और किसको हम आयगत कहते हैं। उसके बाद आता है बारी, पूंजीगत मदों को इसमें नहीं लिखा जाता है, साफ लिख दिया है, जैसे अस्थायी संपत्ति का विक्रय, विनियोग, विशिष्ट दान, उपकरण। मैंने इसमें पूंजीगत आइटम को नहीं लाया जाता है। उसमें जितने पूंजीगत रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में होते हैं उनको इसमें नहीं लाते हैं। जस्ट लाइक आप लोग पढ़े होंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस से जब हम लोग बनाते थे ये सब, तो
ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में वही आइटम लाते थे जो आयगत हुआ, पूंजीगत सारा बैलेंस शीट में चला जाता था। तो उसी तरह इसमें भी है, इसमें केवल चालू वर्ष के आय व्यय लिखे जाते हैं, गत वर्ष या अगले वर्ष से संबंधित आय व्यय को इसमें नहीं लिखा जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब बनाने लगिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो ध्यान रहे कि जिस ईयर में आप बना रहे हो उसी ईयर का आइटम का होना जरूरी है, उसी ईयर का आइटम का होना क्या है, जरूरी है। अगर वो आइटम नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो सकती है। अब बारी आती है, ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा यहाँ से कि इसके क्रेडिट पक्ष में सभी संबंधित आयगत व्यय को दिखाया जाता है, आयगत आय को, और पूंजीगत मद को इसमें नहीं लिखा जाता है। माने जो भी पूंजीगत होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वो आइटम इसमें नहीं होते हैं। इसमें केवल चालू वर्ष से संबंधित आइटम होते हैं, सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित। इसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि 2020 के लिए आप बना रहे हैं तो 2020 का होना चाहिए, अगर 19 का शामिल है तो घटा दीजिएगा, अगर 21 का हो तो वो भी घटा दीजिएगा। अब बात आती है कि प्राप्ति और भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो खाते की प्रकृति के आधार पर देखें, नेचर के बेसिस पर, तो प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है, लेकिन आय व्यय खाता नाम मात्र खाता। डेबिट पक्ष की मत करें तो प्राप्ति और भुगतान खाता में इसमें डेबिट पक्ष में सभी प्राप्ति को लिखा जाता है, चाहे वो आयगत हो चाहे पूंजीगत हो। आय व्यय खाता की बात अगर डेबिट साइड पर बात करें तो केवल आयगत खर्च को लिखा जाता है और हानि को लिखा जाता है। क्रेडिट पक्ष में प्राप्ति और भुगतान खाता में सभी प्रकार के भुगतान दिखाया जाता है, लेकिन आय व्यय खाता के क्रेडिट पक्ष में सिर्फ आयगत को, मतलब क्रेडिट पक्ष में जो भी आयगत होते हैं उनको दिखाया जाता है। दिखाई जाने वाली मदें प्राप्ति और भुगतान खाता इसमें पूंजीगत और आयगत दोनों होते हैं, लेकिन आय व्यय खाता में सिर्फ आयगत मदें ही दिखाई जाती है, पूंजीगत नहीं। नगद अगर व्यय की बात करें तो प्राप्ति और भुगतान खाता चालू वर्ष से किया जा, नगद से व्यय चाहे वो इस वर्ष का हो या पिछले वर्ष का हो या अगले वर्ष का हो, इस खाते में लिखा जाता है। और आय व्यय खाता में चालू वर्ष के आयगत व्यय ही इसमें खाते में लिखे जाते हैं, चाहे उनका नगद भुगतान हुआ हो या नहीं हो। इसमें नगद होता है, सिर्फ नगद हो, चाहे वो पिछले वर्ष से हो चाहे अगले वर्ष से, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नगद होना चाहिए। और इसमें चालू वर्ष से संबंधित होना चाहिए, चाहे वो नगद हो और चाहे नगद नहीं हो, बाकी हो चाहे मिला हो या पेमेंट किया गया हो। नगद आय की बात करें तो प्राप्ति और भुगतान खाता चालू वर्ष में प्राप्त नगद चाहे किसी भी वर्ष से हो लिखी जाती है, और आयगत व्यय में चालू वर्ष से केवल आयगत आय लिखी जाती है और किसी वर्ष से संबंध नहीं है। अदत्त मदें प्राप्ति और भुगतान खाते में अदत्त मदें नहीं लिखी जाती है, लेकिन आयगत आय व्यय खाता में अदत्त व्यय को जोड़कर लिखा जाता है। ये रहा है आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक बहुत बढ़िया चीज़ आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो आपको एडजस्टमेंट टेबल है वो समझाने जा रहे हैं। जैसे क्या होगा ना कि आप जैसे बनाते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो कुछ आइटम आउटस्टैंडिंग होता था या कुछ भी होता था तो उसे ऐड लेस करते थे, एडवांस होता था तो ऐड लेस किया जाए, उस तरह इसमें भी होगा। जैसे हमने बनाया हुआ है कॉलम कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दो तरह के बनाएंगे हम लोग, एक ओपनिंग डेट में और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब बात आती है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई जैसे सैलरी, रेंट, वेजेज, ये सब बकाया रहेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना है, ओपनिंग है तो क्या करेंगे, क्लोजिंग है तो क्या करेंगे। अगर ओपनिंग डेट से रिलेटेड है तो माइनस, और क्लोजिंग डेट से रिलेटेड है तो इसे हम लोग प्लस। रीज़न है बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये 19, 20 और 21 है, हम 20 में बना रहे हैं तो 19 वाला बकाया 20 के लिए ओपनिंग बनेगा, लेकिन 20 का बकाया 20 के लिए क्लोजिंग बनेगा। तो 19 वाला इसीलिए ओपनिंग होता है ना 20 के लिए, इसलिए इसको माइनस किया जाता है। अब 20 वाला जो है ना क्लोजिंग, वो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसलिए उसको जोड़ा जाता है। तो अब बैलेंस शीट की बारी आएगी तो बैलेंस शीट दो तरीके के बनेंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो आप तो जानते हैं लायबिलिटीज और एसेट्स, लायबिलिटीज एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट में। तो अगर मान लीजिए कि आप इसको दिखाने की बारी आई तो भाई ओपनिंग डेट वाला अगर इन्फॉर्मेशन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाइएगा, और क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में दिखाइएगा।
अब बारी आती है आउटस्टैंडिंग इनकम का। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओपनिंग को उसी के जैसा माइनस और क्लोजिंग को प्लस। क्यों किया जाता है हमने आपको बता दिया है। अगर बैलेंस शीट में दिखाने की बारी आई तो भैया ये एसेट साइड में जाएगा, क्योंकि आप सोचिए आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम का आइटम बकाया है, कहीं मिलने वाला आज नहीं तो कल मिलेगा, तो मेरा एसेट्स होगा। तो ओपनिंग डेट वाला ओपनिंग के बैलेंस शीट में एसेट्स में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। अब बारी आती है एडवांस प्रीपेड एक्सपेंसेज का ही है। तो एडवांस अगर होता है तो ओपनिंग होता है तो प्लस और क्लोजिंग होता है तो माइनस। अब बैलेंस शीट की बारी आएगी तो एसेट साइड में दिखाएंगे, चाहे ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो। ऐसा क्यों? देखिए फिर 19, 20, 21, 20 में बना रहे हैं तो 19 में जो एडवांस दिया जाएगा 20 के लिए दिया जाएगा, 20 में जो एडवांस दिया जाएगा 21 के लिए दिया जाएगा। तो 19 वाला जो एडवांस है 20 के लिए मिला है, इसलिए ओपनिंग को हम लोग जोड़ते हैं, और 20 में जो एडवांस पेड किया गया वो 21 के लिए है, तो इस ईयर से संबंध नहीं रखता है, इसलिए घटा दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, एडवांस को ओपनिंग को ऐड, क्लोजिंग को लेस। तो बैलेंस शीट में भाई कहाँ एक्सपेंसेज कोई भी एडजस्टमेंट अगर एडवांस है एक्सपेंसेज तो आपका एसेट साइड में जाएगा। एडवांस प्रीपेड इनकम की बात करते हैं, इनकम की तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहाँ पर होगा कोई भी एडवांस जो इनकम होगा आपके लिए वो लायबिलिटीज बन जाता है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दिखाएंगे। अब एक आता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर लायबिलिटीज होता है, तो क्रेडिटर ये आउटस्टैंडिंग के जैसा चलता है, ओपनिंग को माइनस, क्लोजिंग को क्या करेंगे प्लस, और लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। डेटर का वही बात है, डेटर एसेट्स होता है तो ये एडवांस के जैसा चलता है, ओपनिंग को हम प्लस करेंगे और क्लोजिंग को माइनस, और एसेट साइड में दिखाएंगे। स्टॉक भी एसेट्स होता है तो इसी के जैसा चलेगा, ओपनिंग को प्लस, क्लोजिंग को माइनस, और यहाँ पर एसेट साइड में दिखाएंगे। ये एडजस्टमेंट हमारे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को क्या पढ़ना है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक। एक बार और समझाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो दो तरह के मिलेंगे, एक ओपनिंग मिलेंगे, क्लोजिंग मिलेंगे। उसमें पहचानने के कई तरीके मिलेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग लिखे भी रहेंगे, नहीं तो डेट रहेंगे। ओपनिंग डेट रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा। आप लोग तो समझ रहे होंगे ना ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट कैसे होगा। फर्स्ट डेट में हो तो ओपनिंग, क्लोजिंग डेट में है तो क्लोजिंग। तो क्या है ना कि कोई भी आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस, तो आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय केवल करंट ईयर का आइटम चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग है कोई भी एक्सपेंसेस, तो ये 19, 20, 21 है, 20 में बना रहे हैं। तो 19 में जो भी अब बकाया रहता है वो 20 के लिए ओपनिंग बनता है, और जो 20 में बकाया होता है 20 के लिए क्लोजिंग बनता है। इसलिए ओपनिंग को माइनस और 20 वाला ऐड कर देंगे। एडवांस में जस्ट उल्टा, एडवांस अब 20 में अगर बना रहे हैं तो 19 में जो एडवांस मिलता है वो 20 के लिए मिलता है, और 20 में जो एडवांस दिया जाता है 21 के लिए दिया जाता है। इसीलिए इसको 19 वाला जोड़ देते हैं और 20 वाला इसमें से घटा देते हैं। तो हमें ऐसा करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसी पर क्वेश्चन आगे हम लोग का अब बनेगा। बस आज भर इतना है।